हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे लैंडमार्क इंटीग्रेटेड बुक ऑफ सोशल साइंस क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर्स, और चैप्टर नंबर 6 को छोड़ करके चैप्टर नंबर 6, 11 और 12 ये तीनों चैप्टर छोड़ दिया जाए तो हिस्ट्री के इस बुक के मैंने सभी चैप्टर्स के वीडियो बना करके और अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे विजिट करिए और वीडियो को वहाँ से होम पेज पे देख लीजिए। और इस वीडियो को भी अगर समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो चैप्टर नंबर 6 जो आपकी हिस्ट्री का है क्लास 8 के लैंडमार्क बुक का, उसका नाम है द रिवोल्ट ऑफ 1857। आइए इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि रिवोल्ट का मतलब क्या होता है। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, खिलाफत, यानी किसी के खिलाफ हो जाना, किसी के अगेंस्ट हो जाना। ठीक है, सपोज कर लो आप हूँ और मैं, और आप हो और मैं हूँ, हम दोनों के बीच काफ़ी अच्छी पट रही है, काफ़ी अच्छी जान पहचान है दोनों में, दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और एकदम फास्ट फ्रेंडशिप है। लेकिन कोई पॉइंट ऐसा आएगा जब मैं आपका चेहरा देखना ना पसंद करूं, एकदम आपका दुश्मन बन जाऊं, एकदम आपके अगेंस्ट हो जाऊं, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? रिवोल्ट कहते हैं, खिलाफत कहते हैं, विद्रोह कहते हैं। ठीक है, तो 1857 में भी एक विद्रोह हुआ था, एक खिलाफत हुई थी। पूरी की पूरी जो भारतीय जनता थी वो क्या हुई थी? अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध हो गई थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ पे शासन स्थापित हो गया था, ठीक है, 757 में उन्होंने प्लासी का वार जीता, 764 में उन्होंने बक्सर का वार जीता, और इन दोनों वार्स को जीत करके उन्होंने इंडिया में पॉलिटिकली वो स्थापित हो गए और यहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा कर लिया और उन स्टेट्स पे भी कब्जा कर लिया। वो वहाँ उनकी सरकार हो गई और जो भी टैक्स वगैरह आता वो उनके खाते में जाता, उन्होंने यहाँ से पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो 1857 में कुछ ऐसा हुआ कि पूरी की पूरी जनता जो है ने बगावत कर दिया, विद्रोह कर दिया। अब ये किस बात पे किया विद्रोह, कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से कारण थे, कैसे विद्रोह हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे जिन्होंने विद्रोह को हवा दी, विद्रोह को करवाया या किया, या कैसे कैसे परिणाम निकल के सामने आए, क्या इसे हासिल हुआ और क्या इसे बदलाव हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, ये सभी डिटेल्स आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला रिंग शुरू करते हैं, द बिगिनर्स ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो विद्रोह करने वाले थे वो कौन थे। In our study of colonial India, we have come across peasants and tribal uprisings। कह रहे हैं कि कॉलोनियल इंडिया का जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो उस चैप्टर में हमको ये चीज़ें देखने को मिली थी कि पीजेंट्स मतलब होता है किसान, जो किसान होते थे या जो ट्राइबल लोग थे, आदिवासी लोग थे, उन लोगों ने बहुत पहले से ही, ठीक है, विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था, यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया था और जम करके आवाज़ उठाई, जम करके खिलाफत किया। ये 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग से होने लगा था। दीज वर आउटबर्स्ट ऑफ एंगर डायरेक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये क्यों हुआ था? किसानों ने और ट्राइबल लोगों ने, आदिवासी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ये चीज़ें क्यों की? क्यों गुस्सा उनमें बहुत फैल गया था? क्यों अंग्रेज़ों के खून के प्यासे हो गए थे? इसके लिए रीजंस थे। रीजंस क्या थे? डायरेक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बहुत गड़बड़ थी, और इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो किसानों का या आदिवासियों का भला करने के लिए, उनका वेलफेयर करने के लिए नहीं बनाई गई थी, बल्कि उनका शोषण यानी कि एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए बनाई गई थी, उनको सोखने के लिए, उनको लूटने के लिए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने के लिए बनाई गई थी। और ये केवल ट्राइबल के लिए, फार्मर्स के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए ही अंग्रेज़ों का यही प्लान था कि यहाँ से जितना पैसा लूट सकें लूट के ले जाओ, क्योंकि यहाँ एकता नहीं है, राजा आपस में यूनाइट नहीं है। एक पड़ोसी राजा अपने दूसरे नेबरिंग राजा से खार खाता है और चाहता है कि उसका साम्राज्य ध्वस्त हो जाए। इसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया।
एंड ट्राइबल्स बाय जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स, जमींदार और मनी लेंडर्स से, जो जमींदार होते थे या जो पैसे उधार देने वाले होते थे, जैसे सूद पे इंटरेस्ट से जो पैसा चलाने वाले होते थे, सेठ साहूकार, उनसे ये किसान जो कि कर्जा लेते थे, लेकर के अपनी फसलें वगैरह बोते थे। इसलिए ऐसा होता था क्योंकि जो सरकार में थी, जो पावर में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश लोग जो पावर में थे, उनको वो किसानों को कुछ देते ही नहीं थे। फसल बोने से लेकर के फसल काटने तक के जो खर्चे आते हैं, जो एक्सपेंसेस आते हैं, वो नहीं देते थे। तो जब नहीं देते थे, अच्छा, आज ज़बरदस्ती किसानों से फसल उगवाते थे। जो भारतीय किसान गेहूँ, चावल, सरसों, दाल वगैरह उगाता था, उससे से ये क्या करने लगे कि बाकी चीज़ें उगाने लगे। गन्ने की खेती करवाने लगे, टी की खेती करवाने लगे, कॉफ़ी की खेती करवाने लगे, नील की खेती करवाने लगे, तंबाकू की खेती करवाने लगे। यानी जो कमर्शियल फसलें थीं, जिनको सिर्फ बेचा जा सकता था, ऐसी फसलों को जिनको घर में नहीं रख सकते, उनको तुरंत बेच दिया जाता है। जैसे तंबाकू हो गया, नील हो गया, ठीक है, अफीम हो गया। ये सब जो चीज़ें थी, वो घर में रखने वाली चीज़ें तो है नहीं। इनको हम केवल क्या कर सकते हैं, फसल उगा करके उनको इनको बेच दिया जाता है। तो किसानों को गेहूं चावल उगाने से तो मतलब यहाँ था नहीं। किसान क्या करते थे, किसान इन्हीं प्रकार की फसलों को उगाते थे। जैसे वो फसलों को उगाते थे, यहाँ कच्चा माल तैयार होता था, और उसके बाद इस कच्चे माल को विदेश में भेज देते थे। ब्रिटेन में या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर देते थे, जिससे उनको काफ़ी मात्रा में मोटा पैसा मिलता था। Most of the revolts that had broken out in the pre-1857 period were localized and erratic। कह रहे कि 1857 के पहले जो विद्रोहों की शुरुआत हुई थी, अभी एग्जाम्पल में इसने बताया कि आदिवासियों का विद्रोह और किसानों का विद्रोह, वो लोकलाइज था। लोकलाइज का मतलब एक ही जगह पे था, छोटे जगह पे था, किसी 2-3 गांव में होगा या किसी एक डिस्ट्रिक्ट में होगा। यानी बहुत ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड नहीं था, फैला हुआ नहीं था, लोकलाइज था, यानी कि एक ही लोकल स्थान पे, एक ही प्लेस पे होता था ये। हैंस द ब्रिटिश हैड नो ट्रबल इन पुटिंग देम डाउन। इस तरीके से ब्रिटिश जो पावर में थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अपनी आर्मी भेज देती थी, और आर्मी भेज करके और लोगों को शांत करा देती थी। आर्मी वाले आते थे, गोली वगैरह चलाते थे, लाठी डंडों से पीटते थे, 10-20 आदमी पीटते थे, बाकी आदमी वैसे ही हौसला उनका टूट जाता था और वे भाग खड़े होते थे। तो जब कम लोग मिल करके रिवोल्ट करेंगे, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग मिल करके करेंगे, और एक बहुत बड़ी आर्मी रहेगी, तो कोई उनका कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन जो आदिवासियों का विद्रोह था, वो बहुत पावरफुल था, क्योंकि आदिवासी क्या करते थे, जंगलों में छिपे रहते थे, और अंग्रेजी जो सेना थी, जो ब्रिटिश आर्मी थी, वो जंगल में जा नहीं पाती थी। जंगलों में रहने का उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जैसे ही जंगल में जाते थे वो, तो बुरी तरह से हार करके और मार खा करके वापस आते। आगे देखते क्या कहता है। हैंस द ब्रिटिश, ठीक सही है, तो मैंने बता दिया। ऑफन विद द यूज ऑफ ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स का मतलब बहुत ही निर्दयता से, बिना दया के, मार पीट के, कुचल के विद्रोह को दबा दिया जाता था। However, by 1857, anger and resentment had settled in the minds of various sections। तो जब उनको मारा कुचला जाता था, तो बाकी भारत के लोगों को ये भी सुनने को मिलता था कि वहाँ किसानों ने विद्रोह किया था। जब बाकी लोगों ने विद्रोह किया था, तो उन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों की फौज आई और बर्बरता से मार करके, गिरा करके, पीट करके, डंडों से मार करके, गोली चला करके उनको मार दिया गया। तो ये सुन सुन के भारतीय लोगों में और गुस्सा बढ़ जाता था कि कल को उनका नंबर था, और कल को अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे साथ भी यही होगा। हम पे भी गोली चलाई जाएगी, हमको भी लाठी डंडों से पीटा जाएगा, हमको भी घर से बाहर कर दिया जाएगा, हमारी ज़मीनें भी छीन ली जाएंगी। तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जो अंग्रेज हैं, ये किसी के फ्रेंड नहीं हैं, ये हमारे तरीके से एक एनिमी की तरह हैं, और ये जब तक रहेंगे, हम भारतीयों पे अत्याचार होता रहेगा, और ये हमें चैन से जीने नहीं देंगे। क्योंकि इनका एक ही टारगेट है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूलना, ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूलना। ये धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगा, और जितने भी कैटेगरी थे, जितने भी वर्ग थे भारत में, जो भी प्रकार के लोग भारत में रहते थे, उनके मन में गुस्सा धीरे धीरे पनपता रहा, बढ़ता रहा। द आउटब्रेक ऑफ रिवोल्ट कैन नॉट एस्क्राइब टू एनी वन कॉज।
कह रहे हैं कि जो विद्रोह हुआ 1857 यानी 1857 का, इसके कोई एक कारण नहीं बताए जा सकते, बहुत से कारण थे। इट वॉज द कल्मिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कह रहे हैं कि ये जो था बहुत से फैक्टर्स का एक सेट था, यानी कई सारी चीज़ें जब एक साथ हुई तो धीरे धीरे गुस्सा बढ़ते बढ़ते गुस्सा बहुत बढ़ गया और लोग फट के बाहर आ गए। लोगों का गुस्सा फट पड़ा, लोगों की जो बर्दाश्त करने की क्षमता थी वो फट पड़ी, और इसका नतीजा था कि भयंकर रिवोल्ट हुआ एंड हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियन हिस्ट्री। और ऐसा विद्रोह हुआ कि अंग्रेज़ों की नानी याद आ गई। अंग्रेज़ों को बहुत मुश्किल से अंग्रेज़ों ने 1857 का विद्रोह दबाया। और मुश्किल से क्या दबाया, इंडिया के जो दो राज परिवार थे, राजघराने थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद कर दी। एक तो सिंधिया ने, ठीक है, ग्वालियर के सिंधिया ने, और फिर दूसरे एक और आपका राज परिवार था इंदौर के होलकर्स ने। इंदौर के जो होलकर्स थे और ये जो आपके ग्वालियर के सिंधिया लोग थे। सिंधिया में, ग्वालियर में सिंधिया का राजघराना था, वे लोग राज करते थे, और इंदौर में होलकर्स राज करते थे। इन लोगों ने मदद कर दी और अंग्रेजों की सेना के साथ अपनी सेना मिला ली। तो इन लोगों के हेल्प की वजह से 1857 का जो विद्रोह था वो जो है कि दबा दिया गया, नहीं तो आज कहानी कुछ और होती। इंडिया में जिस टाइम अंग्रेज थे उस टाइम अपने ही लोगों को धोखा देते थे। अगर ये नहीं किया गया होता, अंग्रेजों के और पहले भी जब मुगल्स यहाँ पे आए थे तो भी अपने लोग अपने को धोखा देते थे। अपना जो है कि सेल्फिशनेस बचाने के लिए, पैसा लेने के लिए और अपना यश और अपना गुणगान कराने के लिए लोग धोखा देते थे। उनको ये नहीं मालूम था कि आज उसने उसको ठिकाने लगाया है तो कल को हमें भी ठिकाने लगा सकता है। व्हेन डू पीपल रिवोल्ट, अगला हेडिंग है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोग रिवोल्ट क्यों करते हैं, लोग विद्रोह क्यों करते हैं, क्यों किसी के खून के प्यासे लोग हो जाते हैं, क्यों लोग किसी को मारना चाहते हैं, क्यों किसी को कोई एकदम नष्ट करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, कुछ तो होगा। A revolt is one of the many ways which ordinary people express their unhappiness. रिवोल्ट का मतलब होता है कि कॉमन जो लोग होते हैं, जब वो नाखुश होते हैं, जब वो बहुत नाराज़ होते हैं, तो अपनी नाराज़गी का वो जो प्रदर्शन होता है, जो डिस्प्ले होता है, वो रिवोल्ट के रूप में करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं क्या दिखा रहा है। विद द अथॉरिटीज़, यानी जो भी पावर में रहता है, जो भी सत्ता में रहता है, जो भी शासन में रहता है, वो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई प्राइवेट राजा हो, या कोई सम्राट हो, या कोई सुल्तान हो, तो उनके खिलाफ जनता अपने गुस्से का जब प्रदर्शन करती है, जब जनता बहुत त्रस्त हो गई होती है, जनता बहुत आजीज आ गई होती है, जनता बहुत गुस्से में होती है, तो इस प्रकार गुस्सा करके लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। When people feel that the existing situation has become unbearable, only then do revolts take place. लोग जब ये समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम में उनका जीना जब मुहाल हो गया है, जीने में उनको समस्या आ रही है और उन पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, वो त्रस्त आ चुके हैं, तब लोग रिवोल्ट का सहारा लेते हैं, विद्रोह का सहारा लेते हैं। गुड लीडर्स आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज मास रिवोल्ट्स। जो अच्छे लीडर होते हैं, जो अच्छे नेता होते हैं, वो बहुत बड़े रिवोल्ट का आयोजन करते हैं, वो लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, वो बताते हैं कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, आपके अधिकार छीने जा रहे हैं, आपको दबाया जा रहा है, आपको कुचला जा रहा है। लोग समझते हैं इस बात को और रिवोल्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। आ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आइडियोलॉजी इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ पीपल टू द कॉज। और ये ऐसे नहीं होता, कोई किसी कहने पे किसी के खिलाफ नहीं हो जाएगा। जब तक वो खुद भी पीड़ित ना हो, खुद उसका घाटा ना हो रहा हो, खुद वो कष्ट झेल रहा हो, परेशानी झेल रहा हो, और एक मजबूत रीज़न होना चाहिए, मजबूत कारण होना चाहिए, जो सबके आंखों के सामने होना चाहिए और सभी लोग इससे पीड़ित हों। जब बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित होंगे और एक ही दुख से दुखी होंगे, तो ये उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर बनता है और वो इस चीज़ के लिए प्रेरित होंगे। द डिसकंटेंट एमंग द पीपल हैज़ टू जेन्युइन एंड डीप रूटेड। जो असंतुष्टि है लोगों में, या जो भी अत्याचार वगैरह हो रहा है, चाहे जो भी दिक्कतें, जो भी परेशानियाँ ऐसा, या जो भी समस्या परेशानियाँ हैं, वो गहरी होनी चाहिए और जेन्युइन होनी चाहिए। तब आप अगर किसी को कहेंगे तो लोग आप पे विश्वास करेंगे और आपके पीछे पीछे चल देंगे रिवोल्ट करने के लिए।
रिवोल्ट कैन बी क्विक एंड वायलेंट। रिवोल्ट तेज भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है और वायलेंट भी हो सकता है। कुछ ऐसे भी विद्रोह होते हैं जो खूनी हो जाते हैं, जिनमें लोगों की जानें चली जाती हैं, और कुछ ऐसे विद्रोह होते हैं जो शांति से विद्रोह होते हैं। जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर आपको गवर्नमेंट से कोई चीज़ मनवानी होती है तो आप धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, आप रेल जाम कर देते हैं, सड़कें जाम कर लेते हैं, आप वहीं पे लेट जाते हैं, सो जाते हैं, या फिर आप नारेबाजी करते हैं, या फिर आप आमरण अनशन करते हैं। तो वही चीज़ है, वही वही चीज़ें तरीका है। रिवोल्ट, अच्छा, और लॉन्ग ड्रॉन एंड ब्लडलेस। तो कुछ विद्रोह ऐसे होते हैं जो लंबा चलते हैं, बहुत लंबा चलते हैं, और कुछ विद्रोह होते हैं जिनमें एक भी बूंद ब्लड नहीं बहता है, बिना खून खराबे के वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी खास पर्पस के लिए। और कभी कभी क्या होता है कि विद्रोह पहले शांतमय होता है, पहले पीसफुली, बहुत शांति से, बहुत आराम से चल रहा होता है। कुछ ऐसा होता है कि खून खराबे में भी तब्दील हो जाता है, लाठी डंडा भाला बंदूक गोली सब चलने लगता है। कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग। अब अगली हेडिंग में आपको बता रही है कि जो अपराइजिंग का मतलब होता है रिवोल्ट। रिवोल्ट को ही दूसरे भाषा में आप अपराइजिंग कहते हैं, दूसरे शब्दों में आप अपराइजिंग कहते हैं। तो ये बताने की यहाँ प्रयास कर रही है कि भाई रिवोल्ट शुरू कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से पूरे भारत के लोगों ने अंग्रेजों से पीछे छोड़ने का निर्णय ले लिया और अंग्रेजों की खून के प्यासे हो गए। सबसे पहला जो आता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर, यानी राजनीतिक कारण आता है। कुछ ऐसे राजनीतिक कारण से जिनके द्वारा ये चीज़ें जो है कि की गई। डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ब्रिटिश पॉलिसीज सिंस द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, कह रहे हैं कि 18th सेंचुरी के बीच में, यानी 1757 से लेकर के और 1800 के आसपास तक का जो इनका समय था, जो ब्रिटिश यहाँ पे राज कर रहे थे, had gradually ousted many ruling groups from power। तो इन्होंने किया क्या कि 1757 से लेकर के और 1855 के आसपास तक, 1757 से लेकर के 1855 तक इन्होंने क्या किया कि 2 और 3 पॉलिसीज़ के नाते इन्होंने क्या किया कि जो लोकल राजा थे उनको या तो अपने में मिला लिया, या तो उनको अपने राजा की गद्दी से हटा दिया, या तो उन्होंने अपने में मिला लिया, या तो राजा की गद्दी से हटा दिया, या तो उनको हरा दिया, और वो राजगद्दी खाली हो गई। फिर उन स्टेट्स पे किनका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का कब्जा हो गया, पूरे स्टेट में अंग्रेज आ गए। वी हैव सीन हाउ पॉलिसीज लाइक सब्सिडरी अलायंस की एक पॉलिसी, एक नियम बनाया गया। सब्सिडरी अलायंस में क्या होता था कि अंग्रेज आते थे, कहते थे, इंडिया के किसी स्टेट के राजा होते थे तो उस राजा से कहते थे कि आप हमें अपने में मिला लीजिए, अगर आप पे कोई अटैक करेगा तो जो अंग्रेजी फौज है, जो मॉडर्न वेपन जिसके पास है, बंदूकें हैं, तोप हैं, बम हैं, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज उस समय वो बना चुके थे। अब हमारे यहाँ जो परंपरागत चीज़ों जो लड़ाई करने वाली थी, तलवार था, भाला था, बरछी थी, तोपें हमारे पास भी थी, लेकिन उतने मॉडर्न टाइप की नहीं थी। और जब तक इधर तलवार या तीर से मारा जाता था, बरछी या फरसा चलाया जाता था, तब तक उधर से गोली निकल जाती थी बंदूक से। तो वे कहते थे कि आप हमें पैसे दीजिए, हमारी फ़ौज के खाने पीने का खर्चा आप उठाइए, और हम आपको इंग्लैंड से या ब्रिटेन से ला करके अच्छी क्वालिटी की बंदूकें देंगे, आपकी सेना मजबूत हो जाएगी, फिर बाकी राजा आपसे डरेंगे और आप सुपर पावर हो जाएंगे। तो कुछ राजाओं ने बात मान ली। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, और धीरे धीरे अंग्रेजों का मन बढ़ता गया। फिर उन्होंने एक नियम बनाया कि जिस राजा की कोई बेटा या बेटी नहीं होगी, कोई संतान नहीं होगा, उत्तराधिकारी नहीं होगा राजा का, तो वो राज्य जो है कि अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाएगा, वो स्टेट या वो राज्य की जिम्मेदारी अंग्रेजों के पास चली जाएगी। मेकिंग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द पारामाउंट पावर इन इंडिया। और इस तरीके से कुछ नियम बना करके, फैसले लेकर के उन्होंने अपनी मजबूत भारत पे पकड़ कर ली, अपनी पकड़ भारत पे मजबूत कर ली। दिस रॉब्ड द पॉलिटिकल एलिट ऑफ देयर स्टेटस एंड लेफ्ट देम फीलिंग humiliated। यहाँ के जो राजा थे उनका पावर छिन गया और जनता की नज़र में उनकी इज्जत खत्म हो गई।
क्योंकि अब वो तो मालिक रहे नहीं, अब अंग्रेज मालिक थे। जनता अंग्रेजों से संपर्क करती थी, अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे, क्योंकि लोग भी जानते थे कि राजा साहब केवल नाम के राजा हैं, बस ये केवल पपेट हैं, कठपुतली हैं, असली मालिक तो अंग्रेज हैं। तो लोगों को, यहाँ के राजाओं को बेइज्जती महसूस हुई। भाई राजा थे तो उनकी शान और शौकत थी, वो हर्ट हुए। वो मोस्ट ऑफ द रिक्रूट्स ऑफ द बंगाल आर्मी केम फ्रॉम अवध, और बंगाल की सेना में बहुत सारे जो है कि सैनिक जो आते थे वो अवध से आते थे। अवध मतलब पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके से आते थे। इट कॉज डीप एंग्विश एमंग दी सोल्जर्स, और इन सैनिकों के मन में भी द्वेष भर गया, भावना आ गई, और ये भी गुस्सा हो गए कि हमारे अपने राजा को इन्होंने हटा दिया। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ मराठा पेशवा बाजीराव सेकेंड, पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, ठीक है, जो माने गए बेटे थे, नाना साहिब वॉज डिनाइड हिज पेंशन, उनको उनका पेंशन जो है कि मना कर दिया गया, उनको उनका पेंशन जो है कि रोक दिया गया, उनको उनका पेंशन नहीं दिया गया। पहले तो अंग्रेजों ने उनको गद्दी से हटा दिया, तो उन्होंने कहा कि गद्दी से आपने हटा दिया तो हमको पेंशन दीजिए, हम रहेंगे कैसे, पेंशन भी मना कर दिया। फोर्स टू मूव कानपुर फ्रॉम पूना, और पूना से हटा करके उनको कानपुर में ढकेल दिया, वो कानपुर में आके रहने लगे, लेकिन गुस्से से भरे हुए थे। द फैमिली सीट, ब्रिटिश डिक्लेयर द रूलर ऑफ रामगढ़ इन मध्य रीजन ऑफ मध्य प्रदेश अनफिट टू रूल, और रामगढ़ जो मध्य प्रदेश में गांव था, वहाँ के राजा को उन्होंने अनफिट कर दिया, कह दिया ये तो राजा बनने की योग्य नहीं है, ये तो शासन करने की योग्य नहीं है। एंड टू रिकॉग्नाइज द क्वीन, और जो है कि रानी बनाने से मना कर दिया। टू रिकॉग्नाइज द क्वीन रानी अवंती बाई लोधी एज लेजिटिमेट रूलर, और फिर रानी अवंती बाई लोधी को भी जो है कि रानी या राजा बनाने के लिए अनफिट कर दिया, नहीं बनाया उनको। These events caused deep resentment among the rulers of the people of this kingdom. उस राज्य की जनता इन राजाओं को पसंद करती थी, अवंती बाई लोधी को, और बाकी जो भी अभी नाम लिए गए हैं। जनता चाहती थी, लोग चाहते थे कि ये लोग राजा बने। अंग्रेजों ने उनको हटा दिया, और अंग्रेज जो है कि स्वयं उस गद्दी पर जा करके बैठ गए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैठा दिया। द ब्रिटिश एटीट्यूड टुवर्ड द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर एडेड फ्यूल टू फायर, और जो पूरे भारत के सम्राट थे उस समय, दिल्ली के जो सम्राट थे, पूरे भारत के नहीं, दिल्ली के कह सकते हैं आप, दिल्ली के जो सम्राट थे मुगल बहादुर शाह जफर, उनके प्रति भी इन सब ने अच्छा व्यवहार नहीं किया अंग्रेजों ने, तो ये इस चीज़ ने आग में घी डालने का काम किया। लॉर्ड डलहौजी ऑर्डर्ड हिम एंड हिज फैमिली टू मूव आउट टू द रेड फोर्ट, लॉर्ड डलहौजी जो था उसने ऑर्डर दिया बहादुर शाह जफर के परिवार को कि तुम निकल जाओ यहाँ से और लाल किले से बाहर जाकर के रहो, which has been the residence to Mughal emperor for centuries, बहुत सालों से यहाँ पे मुगल एम्परर यहाँ रहा करते थे, बादशाह का परिवार लाल किले में रहा करता था। उसने कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, हटा दिया वहाँ से। लॉर्ड कैनिंग डलहौजीज सक्सेसर, लॉर्ड कैनिंग जो था डलहौजी के बाद जो लॉर्ड बना, लॉर्ड मतलब जो मेन मालिक होता था, जो भारत में शासन व्यवस्था चलाता था, stated that the successor of Bahadur Shah would not be allowed to use the title of emperor. इसने कहा कि बहादुर शाह जफर के जो भी बेटा बेटी रहेंगे उनको सम्राट नहीं माना जाएगा, उनको राजगद्दी पे नहीं बैठने दिया जाएगा, अब इनका समय खत्म हो गया। मुगल पावर एंड श्रंक बाय दिस टाइम, तब तक मुगल पावर बहुत सिकुड़ चुका था, और मुगलों में कोई बहुत बढ़िया राजा नहीं था जो इनसे लोहा ले सके। बट द मुगल एम्परर स्टिल कमांडेड, लेकिन अभी भी मुगल एम्परर जो है कि थे, और जनता में कुछ लोग थे जो उन पर विश्वास करते थे। रेस्पेक्ट एमंग द ऑर्डिनरी पीपुल, और जो वहाँ की जनता थी उनके लोगों में इनका सम्मान था, विशेषकर जो मुस्लिम जनता थी उसमें बहुत सम्मान था। सच इंसल्ट्स वेर सीन एज एक्ट ऑफ डिसरेस्पेक्ट टुवर्ड द इंडियन रॉयल्टी, ये सब सारी घटनाएं हुई। अवध के जो नवाब थे उनको उन सब ने राजगद्दी से हटा दिया,
और झांसी में जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका कोई बेटा नहीं था, तो कहा कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ राज नहीं कर सकती। उनको तंग किया गया, उन्होंने लड़ाई लड़ी अपनी। ठीक। इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में नहीं बताए गए हैं, या हो सकता है आगे बताया जाए, कि उनको उनके गद्दियों से हटा दिया गया बिना किसी कारण के, जबकि राजा बनने के योग्य वही थे, तो यह कर दिया गया। तो इन सारी घटनाओं ने धीरे धीरे लोगों का गुस्सा बढ़ाया, और लोग ये समझ गए कि अंग्रेज किसी के हित नहीं है, किसी की ये फ्रेंड नहीं है, किसी के ये दोस्त या मित्र नहीं है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने यहाँ पे आए हैं, और अपना स्वार्थ सिद्ध करने यहाँ पे आए हैं। इस नाते पहला रीजन क्या था? पॉलिटिकल फैक्टर था, कि राजाओं की, भारतीय राजा को हटा करके अंग्रेज खुद गद्दी पर बैठ गए, और भारतीय राजाओं की इन्होंने बेइज्जतियां की। ये पहला रीजन था। किस लिए? रिवोल्ट के लिए, गुस्सा अंदर पनपाने के लिए। अब अगला आपका रीजन क्या है? इकोनॉमिक फैक्टर्स, कुछ आर्थिक कारण भी थे। उसके बाद जो आपका है इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि आर्थिक कारणों में क्या था, कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए और उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत करके बंगाल जीत लिया, और फिर 1764 में बक्सर का वार जीत करके पूरा बंगाल बिहार उड़ीसा जब इन्होंने जीत लिया, तो होता क्या था कि तब के जो राजा महाराजे हुआ करते थे, जो किंग हुआ करते थे, वो नौकरी तो करते नहीं थे, तो उनके खर्चे के लिए पैसे कहाँ से आते थे? तो जो खेती होती हुआ करती थी उस जमाने में, जो भी लैंड यूज हुआ करता था, जिस प्रकार की खेती हुआ करती थी, तो खेती करने के परिप्रेक्ष्य में क्या करते थे कि राजा महाराजा उससे टैक्स लिया करते थे, जिसको लगान कहा जाता था। लगान या मालगुजारी या लगान कहा जाता था, इंग्लिश में टैक्स कहा जाता था। वो टैक्स लेते थे। जो टैक्स जो है कि तब क्या होता था, पैसे के रूप में नहीं लिया जाता था, और सामान के रूप में लिया जाता था। जो भी हिस्सा, जो वहाँ किसान होते थे, वो खेती करते थे, तो उसका कुछ हिस्सा जो है कि कुछ हिस्सा जो भी वो पैदा करते थे, चाहे गेहूं पैदा करें खेत में, चाहे चावल पैदा करें, चाहे कुछ भी पैदा करें, उसका एक सर्टेन हिस्सा, सर्टेन अमाउंट जो है कि राजा के राजकोष में जमा कराना पड़ता था, और लगान मिल जाती थी तो वो अपने इस जमीन पे खेती वगैरह बराबर करते रहते थे। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को लगा कि भाई इसे तो बहुत पैसा कलेक्ट होता है। अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदारी सिस्टम लगा दी, और जमींदारी सिस्टम लगा करके जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया, और कहा कि तुम टैक्स वसूल करके हमको दो। अंग्रेज बड़े शातिर थे, वो सीधे सीधे फ्रंट पे नहीं आए, और जमींदारों के कंधे पे बंदूक बंदूक रख के चलाई। तो उन्होंने कहा था कि अगर तुम 10 वसूलोगे तो 9 हमें दे देना, और 1 अपने पास रखना। यानी कि अगर 10 किलो अनाज तुम वसूल रहे हो, तो 9 हमारे पास पहुंचा देना, और 1 तुम जमींदार अपने लिए रख लेना। तो जमींदार को बहुत कम हिस्सा मिलता था, तो जमींदार अपना खर्चा निकालने के लिए बहुत ज़्यादा लगान वसूलता था, एक्सेस लगान वसूलता था, और किसानों पर नाना प्रकार के अत्याचार किए जाते थे। किसान आज ही जागे, कई किसानों ने आत्महत्या करने लगी, कुछ किसान जो मजबूत थे उन्होंने सबक सिखाने को भी सोचा। उसके बाद 1757 के बाद से और स्थिति बुरी हो गई। वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी अपनाया गया, यानी कि जो फसलें उगाई जाती थी, किसानों को उनको बेचने नहीं दिया जाता था, लगभग जो है कि सारा का सारा ले लिया जाता था, और कुछ किसान जो बेचते भी थे तो उनको उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलता था। और जो भी हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता था, सभी लोग तो खेती किसानी नहीं करते थे, कुछ लोग क्या करते थे कि हाथों से सामान बना करके मार्केट में बेचते थे। उनके सामान बनाने पे भी रोक लगा दी गई, क्योंकि अंग्रेज अपने यहाँ से मशीनें उठा लाए, यहाँ फैक्ट्रियाँ खोल दी, मशीनों से सामान बनने लगा, और जब मशीनों से सामान बनने लगा तो सामान जल्दी बन जाता था और दिखने में सुंदर होता था। इधर हाथों से सामान बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो इनके धंधे पानी भी चौपट हो गए। जो हाथों से सामान बना करके बेचते थे, इनके भी धंधे चौपट हो गए। तो ये जो है कि कामगार से, और एक बिजनेस जो इनका बना बनाया था, जो सामान बना करके बेच करके पैसे कमाते थे, अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, ये मजदूर बन गए और दूसरे के खेतों में जाके मजदूरी करने लगे, क्योंकि इनके पास और भी तो कोई चीज़ें नहीं बची। उसके बाद से क्या किया, भारत में जो सामान बनते थे, भारतीय लोग, इंडियन लोग जो सामान बनाते थे,
जैसे चादर बनाए, टोकरी बनाए, बास्केट बनाया, ठीक है, लकड़ी के सामान बनाया, खिलौने बनाए, गहने बनाए, ठीक है, या गाड़ी बनाया, या मिट्टी के बर्तन बनाया, लोहे के बर्तन बनाए, लोहे के हथियार बनाए। इन सब चीज़ों जब बन जाता था और मार्केट जब बिकने आता था, तो इस पे जो है कि ड्यूटी टैक्स लगा दिया जाता था, इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दिया जाता था। यानी भारत में बने हुए सामान को आप इंग्लैंड में, यूरोप में या विदेशों में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ के जो व्यापारी होते थे, जो बिजनेसमैन, जो सेठ साहूकार होते थे, वो अंग्रेजों की फैक्ट्री में बने सामानों को ले आकर के और विदेशों में बेचा करते थे। जहाँ भी उनको बेचना होता था तो वो सामान बेचा करते थे, और भारत में बने सामान वैसे पड़े पड़े सड़ रहे होते थे। तो किसानों को भी मार पड़ी, किसान भी त्राई त्राई कर उठे, और इस प्रकार से जो यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग थे, उनको भी बड़ा ज़बरदस्त घाटा हुआ। ये भी एकदम परेशान हो गए कि भाई इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा। आप हमको सामान बनाने नहीं दे रहे हैं, बन रहा है सामान तो हमारे सामान को आप बाहर बिकने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से तो हम लोग कंगाल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार के जो इकोनॉमिक रीजन थे, इससे किसान 3 वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग, ये तीनों प्रभावित हुए। और भारतीय सोसाइटी में, भारतीय समाज में ये तीनों बहुत काम के लोग होते हैं। भारतीय समाज में किसान न रहें, व्यापारी न रहें और सेठ साहूकार न रहें तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भाई मार्केट है, मार्केट में लोग दुकान किए हुए हैं, सपोज कर लीजिए, तो दुकान है तभी तो मार्केट में पैसा है। व्यापार कर रहे हैं वो सामान को बेच रहे हैं, आप खरीद रहे हैं, तो पैसे का फ्लो बढ़ रहा है। अगर सोचिए कि सब लोग ऑनलाइन सामान खरीदने लगे और अपने बगल के मार्केट में कोई ना जाए, तो उससे होगा क्या? सारा का सारा पैसा ऑनलाइन के थ्रू, कंपनियां विदेशी हैं। अगर आप अमेजन से शॉपिंग करते हैं तो पैसा किसके पास जाता है? अमेजन के पास जाता है, ठीक है। बड़ा हिस्सा जो है कि अमेजन के पास जाता है, छोटा मोटा हिस्सा यहाँ के जो सामान बनाता है उसे तो कंपनियां सस्ते में खरीद लेती हैं। बड़ा से बड़ा हिस्सा उसका वो उस कंपनी के पास जाएगा जो विदेशी है, सारा पैसा वो बाहर लेकर के जाएगी। और आपके बगल का जो मार्केट है वहाँ लोग बैठ के मक्खी मारेंगे, तो वहाँ पैसा रहेगा नहीं, पैसे का फ्लो नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ रीजन थे, यानी इकोनॉमिक रीजन में ये था कि किसान वर्ग, मजदूर वर्ग और व्यापारी वर्ग तीनों तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। उनको लगा कि अब यही एक रास्ता है। द कोलैप्स ऑफ इंडिजीनियस क्राफ्ट लेफ्ट मिलियंस अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, अपने देश का। तो जो स्वदेशी मजदूर थे, जो स्वदेशी काम करने वाले लोग थे, वो भूखों मरने लगे, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम ही अंग्रेजों ने आकर के चौपट कर दिया। भाई उनको अपना फ़ायदा देखना था, वो हमारा फ़ायदा करने तो आए नहीं थे, वो यहाँ समाज सेवा करने तो आए नहीं थे, उनको अपना बिजनेस बढ़ाना था। उनके उनके अपने ब्रिटेन में जो मशीनों से सामान बन रहे थे, वहाँ का मार्केट सेचुरेट हो गया था। पूरे यूरोप वाले जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, सब सामान बनाने लगे, और सामान बेचने के लिए मार्केट छोटा पड़ गया। तो इसलिए उन्होंने इंडिया में मार्केट को अपना चलाने के लिए अपने सामान इंडिया में बेचने शुरू कर दिए, चाइना में बेचे, अफ्रीका में बेचे। अब उसके बाद से आपका आता है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारण क्या था। अगर आप सामाजिक कारण को देखें तो उसमें ये था कि अंग्रेज जब आए तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे उन्होंने मिशनरियों को बुलाया, यानी जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको बुलाया, और बुला करके यहाँ पे हॉस्पिटल्स खोले, स्कूल खोले, और पढ़ाने के बहाने, ठीक है, पढ़ाने के नाम पर, सोशल सर्विस करने के नाम पे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया कि इंडियंस को मोटिवेट करना शुरू किया। मोटिवेट करके उनको ईसाई बनाया जाने लगा, बाइबल उनको पढ़ाया जाने लगा, और हमारे यहाँ के जो रीति रिवाज थे उनका वो मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानते थे, सिविलाइज्ड मानते थे। वो उस समय के भारत को सांपों का या सपेरों का देश कहा करते थे, काऊ लवर कहा करते थे, गाय बैलों भैंसों का देश कहा करते थे। उनके अनुसार ये मानना था कि इंडिया में न एजुकेशन है न कुछ है, जो पढ़ा जाता है वो रटाया जाता है, ना यहाँ साइंस का आविष्कार हुआ, ना यहाँ कोई भी चीज़ का आविष्कार हुआ, कुछ नहीं है, उनका यह मानना था। उनको याद दिलाना जरूरी हो गया था कि भाई जो जीरो का आविष्कार हुआ वो हमारे यहाँ हुआ था। और गुप्त काल जब था उस समय जो कि ग्रहों की वगैरह की खोज भी है कि यहाँ के लोगों ने की थी।
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। ये आप नेट पर जब सर्च करेंगे तो आपको एक श्लोक मिलेगा। उस श्लोक में 9 ग्रह के नाम हैं, जो 8 या 9 प्लैनेट हैं उन सब के नाम हैं। और ये कम से कम 2-3 हज़ार सालों से हमारे यहाँ श्लोक बोला जाता है जब हम संकल्प करते हैं। और ये माना जाता है कि कॉपरनिकस ने या केपलर ने ग्रह वगैरह की खोज की थी, तो ये 1500-1600 के आसपास किया था। हम तो 2000 साल से ये श्लोक गुनगुना रहे हैं, तो ऐसा कैसे? इसका मतलब 2000 साल पहले भी हमें इन ग्रहों का ज्ञान था। और अंग्रेजों ने हमको पढ़ाया, अंग्रेजों की किताब जो लिखी इस समय गई वो आज भी पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा गया कि कैपरनिकस ने और बाकी लोगों ने ये ग्रहों की खोज की, सोलर सिस्टम की खोज की, केपलर या कॉपरनिकस ने की। तो यही चीज़ें वो करते थे। अच्छा, यहाँ जातिगत संघर्ष को उन्होंने बढ़ावा दिया, उन्होंने यहाँ जातियाँ बनाई और यहाँ के जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसको चेंज करने का प्रयास किया, हमारे सिस्टम्स में रीति रिवाजों में दखल देने का प्रयास किया। तो ये सब चीज़ें उन्होंने जब करनी शुरू की तो यहाँ के लोग धार्मिक थे, परंपरावादी थे। तो यहाँ के लोगों को ये बात पसंद नहीं आई कि आप बाहरी हैं, आउटसाइडर हैं, दूसरे देश के हैं और हमारे रीति रिवाज में, कस्टम में, हमारी प्रथाओं में आप इंटरफियर कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है कि इस चीज़ को सीरियसली लिया और उनको लगा कि ये तो पूरे देश को ईसाई बना देंगे, क्रिश्चियन बना देंगे, हमारे हिंदू देवी देवताओं का, बाकी मुस्लिम, बाकी जो चीज़ें थी उनका अपमान कर रहे हैं ये, ठीक है। मुस्लिमों को भी वो कुछ कहते थे, उनके जो परंपराएं हैं उनको नीचा दिखाते थे और हिंदुओं की परंपराओं को नीचा दिखाते थे। मंदिर वगैरह, मस्जिद वगैरह वगैरह का वो खास ख्याल नहीं रखते थे। ये सब चीज़ें देख करके वहाँ पे उन्होंने इन चीज़ों, यहाँ के लोगों को गुस्सा आया और लोगों ने सोचा कि अब अंग्रेज़ों को सबक सिखाना ही होगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है और आप जानते हैं कि जो लंबे चैप्टर्स को मैं 2 वीडियोस में करता हूँ, तो बहुत जल्दी इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, शेयर करें और सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं आप मुझे। चाहें तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं मेरे चैनल का। सब्सक्रिप्शन लेने में आपको आपके मनपसंद कोई 2 वीडियोस महीने में मैं आपको स्पेशल बना करके दूंगा, जिसको केवल आप ही देख सकते हैं, बाकी कोई नहीं देख सकता। और क्वेश्चन आंसर जितने चैप्टर्स के चाहेंगे उतने आपको उसमें मिल जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन लीजिए, सुपर थैंक्स भेजिए और ढेर सारा प्यार मुझे आप लोग अपना दिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।